लार्ज कैप स्टॉक्स को लोग अक्सर बोरिंग समझ लेते हैं, पर हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। जब कंपनी का नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल टर्न करता है, मार्केट सबसे पहले उन कंपनीज को रिवॉर्ड करता है जिनके बैलेंस शीट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं और जिनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए सेट होते हैं। ग्लोबली भी यही पैटर्न दिखता है। BIS और मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिसर्च ये दिखाती है कि लेट केपेक्स साइकिल फेजेस में लार्ज वेल कैपिटलाइज्ड कंपनीज आउट परफॉर्म करती हैं क्योंकि फंडिंग स्ट्रेस कम होता है और ग्रोथ केपेक्स एक्चुअल अर्निंग्स में कन्वर्ट होने लगती है। तो इसी कंटेक्स्ट में आज के वीडियो में मैं 4 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स शेयर कर रही हूँ जिनका अपसाइड 2026 के लिए मार्केट ने अभी तक फुली प्राइस्ड इन नहीं किया है। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, इन्वेस्टर, ट्रेडर और रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में जो एनालिसिस आप देख रहे हैं वो मेरी खुद की रिसर्च और असेसमेंट पर बेस्ड है। अगर आपको ये फंडामेंटल इंसाइट्स थोड़ी से भी वैल्यू ऐड करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी नंबर 1 कंपनी से, विच इज़ लार्सन एंड टूब्रो। लोग अक्सर लार्सन एंड टूब्रो को सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी समझ लेते हैं, पर असल पिक्चर काफ़ी बड़ी है। L&T एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है जो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हैवी मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस तक स्प्रेड है। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस नहीं बल्कि मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे नेशनल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक L&T के पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल भी हैं जो हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, वॉल्स और क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और शिप बिल्डिंग में L&T प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग प्लेयर है। साथ ही फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी रिन्यूएबल्स, ग्रीन एनर्जी, EPC, एरोस्पेस एंड स्पेस टेक जैसे वर्टिकल्स में स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन कर रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनेक्स में। FY20 से FY25 के बीच L&T का रेवेन्यू 1.48 लाख करोड़ से बढ़कर 2.6 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ये दिखाता है कि कंपनी ने मल्टीपल केपेक्स साइकिल्स और डिसरप्शंस के बावजूद ऑर्डर इनफ्लोस को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट किया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि स्केल और डिलीवरी कैपेबिलिटी का प्रूफ है। EBITDA का 26,700 करोड़ से 36,800 करोड़ तक जाना ऑपरेटिंग लेवरेज का ग्रेजुअल प्ले आउट को दिखाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 13 से 15% के रेंज में स्टेबल रहे। इंफ्रा और EPC जैसे बिजनेसेस में यही स्ट्रेंथ होती है क्योंकि यहाँ वैल्यू, वॉल्यूम, एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल से आती है, ना कि हेडलाइन मार्जिन एक्सपेंशन से। नेट प्रॉफिट का 10,000 करोड़ से 17,700 करोड़ के आसपास पहुंचना ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के साथ कैपिटल एलोकेशन और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है। बैलेंस शीट साइड पर टोटल एसेट्स का 2.8 लाख करोड़ से 3.8 लाख करोड़ तक ग्रो होना कैपेसिटी बिल्ड आउट और प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, बिना बैलेंस शीट को स्ट्रेस किए। इक्विटी और रिजर्व्स का स्टेडी ग्रोथ और वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन का इंप्रूव होना कैश फ्लो क्वालिटी के लिए एक क्लियर पॉजिटिव सिग्नल है। यहाँ इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। मैकेंजी और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल फोरकास्ट के मुताबिक पोस्ट 2025 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल केपेक्स साइकिल्स फिर से एक्सेलरेट होने की एक्सपेक्टेशन है। इट इज ड्रिवन बाय सप्लाई चेन शिफ्ट्स एंड गवर्नमेंट लेड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। इस बैकड्रॉप में L&T जैसे लार्ज एग्जीक्यूशन फोकस्ड प्लेयर्स को डायरेक्ट बेनिफिट दिखता है। 2026 में इन्वेस्टर आउटलुक की बात करें तो इंडिया का केपेक्स साइकिल अब अनाउंस से एग्जीक्यूशन फेज में क्लियरली शिफ्ट हो रहा है और एग्जीक्यूशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी L&T जैसा ऑर्गेनाइजर लेवल प्लेयर होता है। लार्ज रेवेन्यू बेस और स्टेबल EBITDA के साथ वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन और प्रोजेक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट से इंक्रीमेंटल मार्जिन्स का इम्पैक्ट डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। L&T कोई ओवरनाइट मल्टीबैगर नहीं है बल्कि एक स्लो बट पावरफुल कंपाउंडिंग इंजन है और लार्ज कैप स्पेस में ऐसे इंजन्स की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे रिलायबल होते हैं। अब आती है कंपनी नंबर 2 विच इज ICICI बैंक। बैंक का प्रोडक्ट और सर्विस मिक्स आज क्लियरली रिटेल लेड और डाइवर्सिफाइड है। कोर ऑफरिंग्स में सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स, होम लोन्स
ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और एसएमई बिजनेस लोन शामिल हैं, जो ग्रैनुलर और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ ड्राइव करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉर्पोरेट बैंकिंग अब भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लेकिन फोकस ज्यादा सिक्योर्ड, रिस्क कैलिब्रेटेड लेंडिंग पर है। टेक्नोलॉजी इस मॉडल का बैकबोन है। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट्स, कार्ड्स और ऑनलाइन लेंडिंग ने स्केल, एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग लेवरेज अनलॉक किया है। ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक एक फुल सर्विस टेक इनेबल्ड बैंकिंग फ्रेंचाइजी के रूप में ऑपरेट करता है। अब नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। FY20 से FY25 के बीच आईसीआईसीआई बैंक का रेवेन्यू 1.49 लाख करोड़ से 2.95 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा। ये दिखाता है कि बैंक ने हायर क्वालिटी रिटेल लेड ग्रोथ डिलीवर की। एबिटा का 19,700 करोड़ से 75,500 करोड़ तक का जंप ऑपरेटिंग लेवरेज और क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है, जब बैंक स्ट्रेस्ड फेज से निकलकर ग्रोथ फेज में आया। नेट प्रॉफिट का 11,200 करोड़ से 54,400 करोड़ तक बढ़ना ये कंफर्म करता है कि बेटर मार्जिन्स और प्रोविजनिंग डिसिप्लिन के साथ आईसीआईसीआई बैंक अब क्लीन बैलेंस शीट पर कंपाउंडिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन क्लियर दिखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन FY20 में लगभग फ्लैट था, जो FY23-25 के फेज में 30% की रेंज में स्टेबलाइज हो चुका है। ये इंप्रूवमेंट सिर्फ ग्रोथ का नहीं, बल्कि एसेट क्वालिटी, ऑपरेटिंग लेवरेज और रिटेल मिक्स का आउटकम है। बैलेंस शीट साइड देखें तो पिक्चर और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। टोटल एसेट्स 13.8 लाख करोड़ से बढ़कर 26.4 लाख करोड़ हो चुके हैं। इक्विटी बेस 1.3 लाख करोड़ से ग्रो करके 3.3 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। रिजर्व्स कंसिस्टेंटली कंपाउंड हुए हैं और बैलेंस शीट का ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल काफी क्लीन हुआ है। कैश फ्लो एंगल से भी पिक्चर काफी हेल्दी है। FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 1.22 लाख करोड़ रहा, जो कोर बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरनल कैपिटल जनरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम अभी क्रेडिट अपसाइकिल के अर्ली टू मिड फेज में है, जहां रिटेल और MSME लोन से ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ 11 से 12% के रेंज में चल रही है। इसी बैकड्रॉप में NIM आउटलुक सपोर्टिव है और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ एज पर है, क्योंकि उनका कासा बेस स्ट्रॉन्ग, लोन बुक डाइवर्सिफाइड और प्रोविजनिंग कल्चर कंजर्वेटिव है। 2026 में इन्वेस्टर आउटलुक की बात करें तो जब एक लार्ज बैंक क्लीन एसेट क्वालिटी के साथ स्केल करता है, तो ब्रांच, टेक और डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स्ड कॉस्ट बेस लार्जली स्टेबल रहता है और ग्रोथ का बेनिफिट डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसलेट होता है। जैसे जैसे क्रेडिट साइकिल फॉर्मल लेंडिंग की तरफ शिफ्ट होता है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कैप्चर पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रहता है और मार्केट बैंक्स को तब रीरेट करता है जब प्रॉफिट कंपाउंडिंग प्रेडिक्टेबल लगने लगती है। आईसीआईसीआई का ट्रेजेक्ट्री इसी डायरेक्शन में मूव करता दिख रहा है। अब चलते हैं कंपनी नंबर 3 की तरफ, विच इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का बिजनेस मॉडल एक मल्टी बिजनेस ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो पर बेस्ड है। कंपनी एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स में रिफाइनिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिकल्स जैसे कोर प्रोडक्ट्स ऑपरेट करती है। रिटेल सेगमेंट में ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ओमनी चैनल सर्विसेज ऑफर करती है और टेलीकॉम के थ्रू मोबिलिटी, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस न्यू एनर्जी वर्टिकल में सोलर, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पर कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रही है। इस तरह रिलायंस एक सिंगल बिजनेस नहीं, बल्कि मल्टीपल कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेटेड ऑपरेटर है। अब नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। FY20 से FY25 के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू लगभग 4.85 लाख करोड़ के आसपास से बढ़कर 10 लाख करोड़ के जोन में पहुंच चुका है। एबिटा 1.1 लाख करोड़ से ग्रो होके 1.75 लाख करोड़ के रेंज में आ गया है और नेट प्रॉफिट 39,000 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मार्जिन्स यहाँ फ्लैशी नहीं लगते। ऑपरेटिंग मार्जिन्स ब्रॉडली 17 to 18% के बैंड में ही रहे हैं, पर यह रिलायंस के बिजनेस मॉडल का नेचर है। यहाँ वैल्यू मार्जिन से कम स्केल, इंटीग्रेशन और कैश जनरेशन से आती है। बैलेंस शीट साइड देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है।
टोटल एसेट्स 11.6 लाख करोड़ से बढ़कर 19.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। इक्विटी बेस और रिजर्व्स कंसिस्टेंटली कंपाउंड हुए हैं और हैवी कैपेक्स के बावजूद बैलेंस शीट स्ट्रेच नहीं हुई है। कैश फ्लो एंगल से देखें तो स्टोरी और स्ट्रॉन्ग बनती है। FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1.78 लाख करोड़ रहा, जो टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी बिजनेसेस की अंडरलाइन कैश को रिफ्लेक्ट करता है। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट समझें तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट्स ये फोरकास्ट करते हैं कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स के कंप्रेशंस के बाद 2026 के बाद रिन्यूएबल्स और केमिकल्स का मिक्स ग्रेजुअली प्रीमियम जनरेट करने लगेगा। ये शिफ्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनीज के लिए अर्निंग्स प्रोफाइल को स्ट्रक्चरली बेटर बना सकता है। 2026 में इन्वेस्टर आउटलुक की बात करें तो कंपनी बुलिश लगती है, क्योंकि रिलायंस के केस में अपसाइड तब आता है जब केपेक्स फेज मैच्योर होता है और कैश फ्लो स्टेबलाइज होते हैं। मार्केट सडनली ऑप्शनैलिटीज को वैल्यू देना स्टार्ट करता है। सेकंड, टेलीकॉम और रिटेल जैसे सेगमेंट स्केल पे जाते जाते एक पॉइंट पे मार्जिन प्लस कैश जनरेशन का कैरेक्टर चेंज करते हैं। ग्रोथ बोरिंग नहीं रहती, कंपाउंडिंग बन जाती है। थर्ड, कोर एनर्जी साइकिल जब न्यूट्रल से स्लाइटली फेवरेबल होता है, रिलायंस का बेस इंजन सपोर्ट देता है और अपसाइड नॉन लीनियर हो जाते हैं। अब चलते हैं हमारी लास्ट कंपनी की तरफ, जो है टाटा पावर। टाटा पावर क्वाइटली एक ट्रेडिशनल यूटिलिटी से एक एनर्जी ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। टाटा पावर का बिजनेस मॉडल सिर्फ पावर जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन में ऑपरेट करता है। जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और अब क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस तक। थर्मल और हाइड्रो जैसे लेगेसी एसेट्स स्टेबल कैश फ्लोज देते हैं, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड ग्रोथ का इंजन बन चुकी है। कंपनी रूफटॉप सोलर, यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे फ्यूचर रेडी वर्टिकल्स में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। चलिए अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। FY20 से FY25 के बीच टाटा पावर का रेवेन्यू 29,700 करोड़ से 66,900 करोड़ तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि कंपनी ने रिन्यूएबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर बिजनेसेस के थ्रू स्केल बिल्ड किया है। एबिटा का 85,000 करोड़ से 15,400 करोड़ तक ग्रो होना ऑपरेटिंग लेवरेज के ग्रेजुअल अनलॉक होने का सिग्नल देता है और नेट प्रॉफिट का 1700 करोड़ से 4700 करोड़ तक बढ़ना ये कंफर्म करता है कि टाटा पावर ट्रांजिशन फेज से निकलकर मोस्ट स्टेबल अर्निंग्स लेड फेज में एंटर कर चुकी है। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखता है। ऑपरेटिंग मार्जिन FY 2021 के लो फेज से निकलकर FY 24-25 में 20% के बैंड में स्टेबलाइज होते दिखते हैं। ये इंप्रूवमेंट रिन्यूएबल मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन टर्न अराउंड और बेटर कॉस्ट कंट्रोल का आउटकम है। बैलेंस शीट साइड देखें तो स्टोरी और क्लियर होती है। टोटल एसेट्स 90,000 करोड़ से बढ़कर 1.55 लाख करोड़ हो चुके हैं। इक्विटी बेस 22,000 करोड़ से ग्रो होकर 42,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। रिजर्व स्टेडीली कंपाउंड हुए हैं और केपेक्स के बावजूद बैलेंस शीट कंट्रोल्ड रही है। कैश फ्लो एंगल से देखें तो ट्रांजिशन फेज क्लियरली दिखाई देता है। FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 12,600 करोड़ रहा, जबकि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, जो रिन्यूएबल एक्सपेंशन और ईवी इंफ्रा केपेक्स को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंशियल्स दिखाते हैं कि कंपनी में केपेक्स चल रहा है और एंडिंग्स का ऑपरेटिंग लेवरेज ग्रेजुअली अनलॉक हो रहा है। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक IEA और नेशनल सोलर मिशन प्रोजेक्शंस ये दिखाते हैं कि डिकेड के सेकेंड हाफ में इंडिया में रिन्यूएबल्स कैपेसिटी एडिशन एक्सेलरेट होगी, जिससे ग्रीन मैंडेट, स्टोरेज एडॉप्शन और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट करेंगे। इस बैकड्रॉप में टाटा पावर एक रेयर लार्ज कैप है जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। 2026 में इन्वेस्टर आउटलुक की बात करें तो कंपनी बुलिश लगती है, क्योंकि इंडिया का पावर डिमांड लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में है और ग्रिड प्लस रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन का केपेक्स वेव मल्टी ईयर होता है। सेकेंड, टाटा पावर के नंबर्स ये सिग्नल दे रहे हैं कि एक्सपेंशन के बाद अर्निंग्स बेस स्लोली डीपन हो रहा है। एबिटा और प्रॉफिट दोनों ट्रेंडिंग अप है। थर्ड, यूटिलिटीज में मार्केट रेटिंग तब होती है जब इन्वेस्टर्स को लगता है केपेक्स इज टर्निंग इनटू कैश। 2026 में यही नैरेटिव बिल्ड हो सकता है। केपेक्स टू अर्निंग्स विजिबिलिटी, ये क्लासिक ट्रांजिशन स्टोरी है।
स्लो स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग मिडिल एंड पावरफुल फिनिश। 2026 इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये वो फेस हो सकता है जहां ग्लोबल रेट साइकिल्स स्टेबलाइज होते दिखते हैं, इंडिया का अनाउंस्ड केपेक्स एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होता है और अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। इस स्टेज पर मार्केट ग्रोथ को नहीं, सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ को रीरेट करता है। ये वो कंपनीज हैं जहां बैलेंस शीट्स ऑलरेडी तैयार हैं, जहां केपेक्स पहले हो चुका है और जहां एग्जीक्यूशन का प्रूफ सिर्फ प्रेजेंटेशंस में नहीं, पास्ट नंबर्स में दिखता है। 2026 के विनर शायद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग स्टॉक्स ना हो, पर वो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड स्टॉक्स हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आपने किसी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.